हेलो एवरीवन, खमागणी राम राम। मैं मनोज कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धाकड़ गेम एकेडमी की ओर से। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम नेक्स्ट इंटरमीडिएट जिसका नाम है फ्री रेडिकल, उसके बारे में आज हम इस लेक्चर में, इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कैसे बनता है, क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सब जो है आज हम इस क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए फ्री रेडिकल क्या है। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल इज ए इंटरमीडिएट। आप सभी जानते हैं कि फ्री रेडिकल क्या है, एक इंटरमीडिएट है। दैट मीन्स ये स्पीसीज भी हमारी क्या होने वाली है, रिएक्शंस के दौरान बनेगी और क्या होगी, एक अनस्टेबल स्पीसीज होगी। ठीक है, क्या होगी, एक अनस्टेबल स्पीसीज होती है। फ्री रेडिकल के बारे में जरा हल्का सा हमने एक आइडिया लिया था लास्ट क्लास में, जब हमने होमोलिटिक फ्यूजन भी पढ़ा था। अगर किसी भी स्पीसीज पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी कि ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो वो स्पीसीज हमारी क्या होती है, रेडिकल होती है ना। क्या होती है बच्चों, रेडिकल होती है। हमारा जो कॉमन रेडिकल, जिसके बारे में मैक्सिमम केसेस में हम डिस्कस करते हैं, जो कॉमन रेडिकल है, हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जो मिथाइल रेडिकल है, CH3 रेडिकल है, इसके बारे में आज हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि बनता कैसे है, जो रेडिकल्स है वो बनते कैसे, जनरेशन। लास्ट क्लास में हमने एक क्लीवेज पढ़ा था, होमोलिटिक क्लीवेज, है ना। जैसे कि सपोज CH3I है, CH3I। यहां पर अगर हम कोई भी फोटोकेमिकल कंडीशंस, थर्मल कंडीशंस, कोई परोक्साइड या फिर कोई इनहिबिटर, यानी कि AIB है, एजोबिस आइसोब्यूटायरो नाइट्राइल। इसका जो स्ट्रक्चर है फटाफट से अपनी नोटबुक में आप मेंशन कर लीजिएगा। CH3 CN, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन C, CH3 और CN। यह है हमारा एजोबिस आइसोब्यूटायरो नाइट्राइल। इसकी प्रेजेंस में भी क्या होता है, हमारा होमोलिटिक क्लीवेज होता है। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि हमें ध्यान में रखनी है कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अच्छा जो हीटिंग है, हीटिंग के प्लेस पे आपको कई बार रिएक्शंस के दौरान आपको ये भी मिल सकता है रिफ्लक्सिंग। क्या है, रिफ्लक्सिंग का मतलब होता है हीटिंग, कि हम उसे एक थर्मल कंडीशंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, रिफ्लक्सिंग का मतलब भी है थर्मल कंडीशंस। अगर आपको रिफ्लक्सिंग गिवन है, दैट मीन समझ जाइए कि वहां पर आपको थर्मल कंडीशन गिवन है, ये समझ जाइए। ठीक है ना। और जो फोटोकेमिकल कंडीशंस और थर्मल कंडीशंस में अगर हम रेडिकल्स के फॉर्मेशन के लिए प्रायोरिटी दें कि हमें किस कंडीशंस को मैक्सिमम केसेस में लेना चाहिए फॉर द होमोलिटिक फ्यूजन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल्स, राइट। क्योंकि देखिए होना तो हमें मालूम है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका क्या होना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, और CH3 रेडिकल प्लस आयोडीन रेडिकल का फॉर्मेशन अपने को हो जाएगा। इतना तो अपने को क्लियर है, और ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें फोटोकेमिकल कंडीशंस और थर्मल कंडीशंस में, मैक्सिमम केसेस में हम थर्मल जो फोटोकेमिकल कंडीशंस है उसी को लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों देखिए, क्योंकि हर जो लाइट होती है उसकी जो लेमडा है, यानी कि उसकी जो वेव लेंथ है, हर लाइट की क्या होती है, अलग अलग होती है। डिफरेंट वेव लेंथ की क्या होती है, लाइट्स होती है, और उसी के बेसिस पे ये स्पेसिफिक बॉन्ड्स ही क्या होते हैं, ब्रेक करते हैं। जैसे कि अगर हमने CH3 इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज करवाना है, तो इसके लिए क्या होगी, एक स्पेसिफिक लेमडा वाली, एक स्पेसिफिक वेव लेंथ वाली क्या होगी, लाइट रिक्वायर्ड होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी ही बॉन्ड को क्या करने वाली है, ब्रेक करने वाली है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज नहीं करवाएगी वो लाइट, राइट। लेकिन अगर हम इस थर्मल कंडीशंस को प्रोवाइड करवा दें, तो हो सकता है वो क्या करे, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूजन भी करवा दे, हो सकता है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का होमोलिटिक फ्यूजन करवा दे, हो सकता है वो कार्बन और आयोडीन को भी क्या कर दे, होमोलिटिक फ्यूजन करवा दे। तो यानी कि एक से ज्यादा बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, वहां पर ब्रेक कर जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल कंडीशंस। ठीक है, इसीलिए हम मैक्सिमम केसेस में फोटोकेमिकल कंडीशंस को ही क्या करते हैं, होमोलिटिक क्लीवेज में प्रायोरिटी देते हैं। उसके बाद पेरोक्साइड्स तो है ही सही, और उसके बाद जो इनहिबिटर्स हैं लाइक AIBN है, एजोबिस आइसोब्यूटायरो नाइट्राइल, तो इन प्रेजेंस में क्या होता है, हमारे फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होता है। क्लियर है यहाँ तक का, एक ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का।
चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा जो CH3 रेडिकल है इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। क्लियर है, क्योंकि कॉमन यही इसी का एग्जांपल्स दिया जाता है, तो हम इसी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जो है इनके प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि जो रेडिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। देखिए रफ कर दे बच्चों। चलिए तो रेडिकल्स क्या है, कोई भी ऐसी स्पीसीज जिसपे क्या हो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स बोलेंगे, जो कि रिएक्शंस के बिटवीन बनता है। ठीक है, अभी देखिए सपोज क्या है हमारे पास CH3 रेडिकल है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो रेडिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, जो कि रेडिकल के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये किस में है, प्योर ऑर्बिटल में। इसी वजह से क्या है, हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। और क्या होगा हमारा इसका हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अभी हाइब्रिडाइजेशन में वेरिएशंस भी आते हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, पहले इसकी जनरल प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर बढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में कैसे कैसे किस तरीके से जो वेरिएशंस है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, दैट मींस हमारी स्पीसीज क्या है बच्चों, प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है, प्लेनर हमारी क्या है, ये स्पीसीज होगी। राइट, क्लियर है यहाँ तक का। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, किसकी ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, तो ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पर, वही यही है प्लेनर। राइट, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, ज्योमेट्री भी यही है। ठीक है, प्लेनर क्या है, इसकी ज्योमेट्री है। राइट, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, प्लेनर है, और ज्योमेट्री क्या है बच्चों, प्लेनर हो गया। ठीक है, यहां तक का कोई कंफ्यूजन है नहीं है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और एक और चीज की, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पर एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। यानी कि यहाँ पर और यहाँ पर इन सभी बॉन्ड्स के बीच कितना एंगल होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। इसे भी आप क्या कर ले, मेंशन कर ले। ये तो कुछ जनरल चीजें हैं जो कि हमने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं, सपोज हमारा रेडिकल क्या है, कुछ ऐसा है। राइट, इसमें अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करें तो कितने हैं, 2 2 2, यानी कि 6 and 1, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। दैट मींस क्या है, इसका ऑक्टेट क्या है बच्चों, इनकम्प्लीट है। राइट, क्या है, इनकम्प्लीट है। चलिए जी, अगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कोई भी स्पीसीज जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो वो क्या होगी, अनस्टेबल होगी, अनस्टेबल स्पीसीज होगी। यहां तक का तो क्लियर है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन होने वाली चीज है ना। अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो क्या होगी, वो स्पीसीज हमारी अनस्टेबल होगी, और इसीलिए क्या हमारा रेडिकल अनस्टेबल है। सिमिलरली तो ये चाहेगा कि इसको कम से कम एक इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड है, तो क्या करिए, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। दैट मींस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इससे कनेक्टेड होते हैं तो क्या होगी, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। इसे अभी अब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। दैट मींस स्पीसीज क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा, अब एक काफी इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, कंफ्यूजन भी होता है यहाँ पर थोड़ा सा, और वो ये है कि हमारे स्पीसीज क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, और अगर आपसे कोई ये पूछ लाता है कि क्या ये स्पीसीज हमारी एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकती है, तो काफी स्टूडेंट्स का ये रहता है कि अगर स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दैट मींस ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट नहीं कर सकती, बट इट कैन नॉट, इट कांट एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, देखिए जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, एक चार्ज स्पीसीज होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल इज ए चार्ज स्पीसीज, जिसपे कम से कम क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट होते हैं, जिसको क्या है, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो कि नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में है उनको क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। लेकिन हमारे जो CH3 रेडिकल है बच्चों, ये क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज है।
क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है। ये चार्ज स्पीसीज नहीं है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की नहीं। क्लियर है ना। तो अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आता भी है तो वो क्या करेगा, अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट करेगा, वो अपना सिर्फ सिंगल एक इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कभी नहीं करेगा। समझ में आ रही है। तो हमारा जो फ्री रेडिकल है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कभी भी नहीं करेगा, ना ही न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाला। रेडिकल रेडिकल से रिएक्ट कर सकता है, क्या होगा, रेडिकल सिर्फ और सिर्फ रेडिकल से ही क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, CH4। ठीक है, यहां तक का क्लियर है अच्छे से। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो फ्री रेडिकल्स है क्या वो एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है, कभी नहीं करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बट एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज नहीं है, ये क्या एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है। ठीक है, यहाँ तक का कोई गलती मिस्टेक नहीं होने वाली ना आप लोगों से। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ये जनरल प्रॉपर्टीज आप लिखते हुए चलिएगा अपने अपने नोट्स में, क्योंकि इसको मैं लाइन टू लाइन आपको लिखवाने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना, और वैसे भी अपने को लाइन टू लाइन लिखने की नोट्स की नीड नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आप इस तरीके से लिखें और नोट्स को रिवाइज करने में काफी जो है हमें आसानी हो जाती है। ठीक है ना। देखिए, जो CH3 रेडिकल है, जो CH3 रेडिकल है, रेडिकल्स का मीन कि किसी भी स्पीसीज पे कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे इस स्पीसीज में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हुआ, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या हुआ, डाया या फिर पैरा। ऑब्वियसली क्या हुआ बच्चों, पैरा मैग्नेटिक। क्या हुआ, पैरा मैग्नेटिक। तो इसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और दैट मीन्स पैरामैग्नेटिक है, दैट मीन्स वो क्या है, ESR या फिर EPR एक्टिव। कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो जिसमें भी एक कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा एक, वो स्पीसीज क्या होगी हमारी, ESR या फिर EPR एक्टिव स्पीसीज होगी। क्लियर है यहाँ तक है। तो ये है हमारे इसके कुछ जनरल प्रॉपर्टीज किसकी, फ्री रेडिकल की। अब हम बात करते हैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की, कि हाइब्रिडाइजेशन में कैसे किस तरीके से वेरिएशंस आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। इसको रफ कर दे बच्चों, कर दे क्लियर। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है तो, और आएगा धीरे धीरे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखिए कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जैसे कि CH3 रेडिकल है, अगर हम यहाँ पे हाइब्रिडेशन कितना है, sp2, राइट। अगर हम CF3 रेडिकल की बात करें, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। देखिए एक स्टेटमेंट है जो कि आपको लिखनी है, और वो ये क्या है कि when central atom contain electronegative substituent, इसे फटाफट से लिखिए। When central atom contain electronegative substituent, जैसे कि कार्बन है, अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे कि नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से कोई एक हो। ठीक है ना, समझ में आ रही है। देखिए तो उस केसेस में क्या होता है, दो केस बनते हैं। केस वन, अगर सेंट्रल एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो तो उसके पास दो केस बनते हैं हाइब्रिडेशन के लिए। फर्स्ट केस ये है, इफ lone pair of electron present on the central atom, then radical not count in hybridization। ठीक है, समझ में आ रही है क्या लिखा मैंने, कि अगर सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो और उस पे क्या हो, एक रेडिकल भी हो, तो ऐसी स्पीसीज में हम रेडिकल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट हो तो हम वहां पर रेडिकल्स को काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि क्लोरीन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, और यहाँ पे है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, क्या है हमारा, ये भी एक रेडिकल स्पीसीज है, क्योंकि क्लोरीन भी क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सो इट इज ए रेडिकल स्पीसीज, फ्री रेडिकल है।
क्लियर है। स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि अगर सेंट्रल एटम पे क्या हो, क्योंकि सेंट्रल एटम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या कनेक्टेड है, तो ऐसी स्पीसीज पे अगर क्लोरीन पे यानी कि क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम रेडिकल को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चों, sp2 क्या होने वाला है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। ठीक है ना, ये पॉइंट क्लियर होगा। जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है। और एक और एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, जैसे कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या, केस 2, इसको फटाफट से नोट कीजिए कि इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सेंट ऑन द central atom then we count radical in hybridization। जैसे कि हमारा CF3 है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल एटम किससे कनेक्टेड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, और इस पे क्या है, एक रेडिकल भी है और कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है, तो यहाँ पर हम रेडिकल को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे क्या है, रेडिकल, तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, इसीलिए क्या है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखना चाहें ClO3 रेडिकल, क्या है ClO3 रेडिकल, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, बिल्कुल शाबाश, क्या है बच्चों यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक का, अरे हाँ यार, यहाँ क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के आने की वजह से क्या, इसे अब हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे, जबकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्लियर है यहाँ तक का, चलिए फिर नेक्स्ट इसको नोट कर लीजिएगा, फटाफट से नोट कीजिए। ओके जी, अब चलते हैं हम स्टेबिलिटी पे, किस पे, स्टेबिलिटी। तो ये तो हो गया हमारा हाइब्रिडेशन वाला पोर्शन। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल्स की, रेडिकल्स में स्टेबिलिटी कैसे किस तरीके से आती है वो हम देखेंगे, कवर कर लेते हैं फटाफट से इसे भी। देखिए चलते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है, पहले तो ऑर्डर लिख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि रेजोनेंस की वजह से। किसकी वजह से, रेजोनेंस लिख लो या फिर चाहे कॉन्जुगेशन आप लिख लीजिए, कोई भी एक लिख लीजिए। तो कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होने वाली है इसमें, यानी कि जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आने वाली है। देन हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट, यानी कि जो प्लस एच इफेक्ट है उसकी वजह से स्टेबिलिटी आएगी। और सबसे कम स्टेबिलिटी आती है हमारे रेडिकल्स में, किसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, यानी कि प्लस आई इफेक्ट की वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से अनस्टेबल होगा, क्योंकि ये हमारा खुद क्या, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कौन, फ्री रेडिकल। सो चाहेगा कि इसको क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कनेक्टेड हो, राइट है। यहाँ तक का नोट कीजिए फटाफट से इसको। अच्छा, एक और चीज ये है, अगर हम जो C, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और रेडिकल से क्या है, यहाँ पर ये हमारा है 0 डिग्री रेडिकल, और यहाँ पर है CH3 CH2 रेडिकल, CH3 CCH3 हाइड्रोजन एंड रेडिकल, CH3 एंड रेडिकल। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, देखिए ये 1 डिग्री 0 डिग्री है, यह है 1 डिग्री, यह है 2 डिग्री रेडिकल, और यह है 3 डिग्री रेडिकल, विच इज द मोर स्टेबल रेडिकल ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप भी है, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है साथ में, क्योंकि रेडिकल के पास क्या एक कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। दैट मीन्स इसके पास जो हाइड्रोजन्स होंगे ना, जो हाइड्रोजन्स हैं वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन्स, और अल्फा हाइड्रोजन्स अगर प्रेजेंट है तो कॉन्जुगेशन में जाएगा, और सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा स्टेबल बना रहा है, राइट। यहाँ पर क्या 9 अल्फा हाइड्रोजन्स है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन्स है। तो सबसे ज्यादा कौन सा, जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होने वाली है, यानी कि 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। 3 डिग्री
अगर हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, और अगर प्लस आई इफेक्ट लगने वाला है तो भी क्या होने वाला है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, क्योंकि ऐसे ग्रुप्स कनेक्टेड हैं जो कि क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, क्या है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो दो चीज़ों को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, इंडक्टिव इफेक्ट से भी कैसे स्टेबिलिटी आती है और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कैसे स्टेबिलिटी आती है, दोनों का क्या कर ले कंबाइंड एग्जांपल लिख लें इसको फटाफट से। फिर चलते हैं रेजोनेंस पे। अभी देखिए, जस्ट सपोज रेजोनेंस में हम दो चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें आप कुछ स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऐसे भी कर सकते हैं, रेडिकल विथ एरोमेटिक रिंग। क्या है, रेडिकल विथ एरोमेटिक रिंग। अगर रेडिकल एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन फिर क्या होगा, रेडिकल क्या है, रेडिकल विथ एलिफेटिक कॉन्जुगेटेड रिंग। क्या है, कॉन्जुगेटेड रिंग। ओके, उसके बाद प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद प्लस आई इफेक्ट। ये ऑर्डर भी आप लिख लें, काफी हेल्प हो जाएगी आप लोगों की। तो अगर रेडिकल एरोमेटिक रिंग के साथ कनेक्टेड है दैट मींस वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अगर रेडिकल किसी एलिफेटिक रिंग जो कि कॉन्जुगेशन है उसके साथ है तो एरोमेटिक से क्या होगा, थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। देन प्लस आई और प्लस एच और फिर प्लस आई इफेक्ट की वजह से। अभी देखिए, सपोज कि हमारे पास क्या है, कुछ ऐसा है CH2 रेडिकल, ये क्या हमारा बेंजाइलिक रेडिकल है, राइट, ये क्या हमारा बेंजाइलिक रेडिकल है। तो बेंजाइलिक रेडिकल में क्या होने वाला है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पर पाई बॉन्ड है ब्रेक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या बना बच्चों, कुछ ऐसा CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे है रेडिकल, ये वापस से यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ पे क्या बना, यहाँ पर कुछ ऐसा। तो आप इसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बना लीजिएगा, डबल बॉन्ड CH2 रेडिकल, वापस से फर्दर ये यहाँ पे और ये यहाँ पे और ये यहाँ पे होमोलिटिकली बेस हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन हो रहा है। तो क्या ये सबसे ज्यादा स्टेबल बनने वाला है, ठीक है। डबल बॉन्ड वापस से ये ब्रेक, ये यहाँ पे और यहाँ पे वापस से क्या होने वाला है, रेडिकल। तो ये है हमारी बेंजाइलिक रेडिकल की नोट क्या है बच्चों, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। ये वापस से क्या मिल गई, लास्ट में एक स्ट्रक्चर बन के मिल गई है, ठीक है। तो इसको आप फटाफट से क्या बना लीजिए, इसकी ये सभी क्या है, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। ये सारी क्या है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स है हमारे बेंजाइलिक रेडिकल की, क्लियर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा क्या होने वाला, स्टेबल होने वाला है, क्योंकि ये रिंग हमारी क्या है बच्चों, एरोमेटिक रिंग है, और एरोमेटिक रिंग से अगर कोई भी रेडिकल कनेक्टेड हो तो फिर क्या होने वाला है, वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्पीसीज होने वाले, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक का। चलिए, तो अगर हम बात करें बेंजाइलिक रेडिकल और एलाइलिक रेडिकल में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, CH2 रेडिकल। और अगर हम इसकी बात करें जैसे कि डबल बॉन्ड रेडिकल, ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन है, ये हमारा एलाइलिक रेडिकल। क्या एलाइलिक रेडिकल, और ये क्या है हमारा बेंजाइलिक रेडिकल, ठीक है। तो बेंजाइलिक रेडिकल इज द मोर स्टेबल कंपेयर टू एलाइलिक रेडिकल, क्योंकि क्या इसमें एरोमेटिक रिंग कनेक्टेड है, और ये क्या हमारा एलिफेटिक कॉन्जुगेटेड रिंग है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, नॉट रिंग, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, या फिर रिंग भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ब्यूटाडाइन डाइन होता तो वहां पर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा एलाइलिक रेडिकल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या प्लस एच इफेक्ट की वजह से आने वाली है ना, और उसके बाद क्या आने वाली है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी आने वाली है। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल के फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, जैसे कि CH3 और रेडिकल, ये तो क्या हमारा क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल्कुल शाबाश, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा, और इसी में क्या लगने वाला हमारा प्लस आई इफेक्ट भी लगने वाला, तो दोनों को आप क्या कर ले, कंबाइन कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर है अच्छे से, अरे हाँ या ना बोल, शाबाश। अगर आप क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है, उसका
समाधान आपको मिल जाएगा, उसका जो है आपको वापिस से क्या मिलने वाला जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए इंटरमीडिएट के साथ, जिसका नाम अभी नहीं बताने वाला है कोई भी आप लोगों को। ठीक है, तो सस्पेंस है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान, जय भारत, वंदे मातरम।